हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि एल्डर दुआन के ट्रायल को देने के लिए सभी लोग तैयार हो चुके थे। जहां पे एल्डर दुआन सबसे पहले 4 लोगों को आगे भेजते हैं और लुओ फैंग को रुकने के लिए बोलते हैं और उन 4 लोगों में से मिस जिन मारी जाती है इस ट्रायल के दौरान। और अब बारी होती है लुओ फैंग के अकेले अंदर जाने की। और तभी यहाँ पे लुओ फैंग अपने सुवो विंग्स को एक्टिवेट करके सीधा ही उस ट्रायल के अंदर एंटर कर जाता है और तभी वो दरवाजा भी धमाक से बंद हो जाता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस नॉवेल एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप हमारी वीडियो को देखते हैं और वीडियो पे लाइक या कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज करके जाइएगा, क्योंकि आपके कमेंट करने की वजह से हमें एंगेजमेंट मिलती है, जिसकी वजह से हमारी वीडियो आगे तक प्रमोट होती है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मेरे प्यारे से दोस्तों यूट्यूब मेरी वीडियो को कहीं गायब ही कर देगा। और अब हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मून डिवाइन क्लैन, एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट और बोन क्लैन और उसके साथ में हमें डिवाइन आई क्लैन के सारे एल्डर्स को दिखाया जाता है, जहां पे इन सभी लोगों को पता चल चुका था कि बोट ऑफ मसोलियम का ट्रायल एक्टिवेट हो चुका है। अगर जिस किसी को भी ये इनहेरिटेंस मिलती है तो वो कल्टीवेटर बड़े ही आराम से इस एरा को क्रॉस कर सकता है। वो बड़े ही आराम से रिइंकार्नेशन को चकमा दे सकता है और अपने पूरे के पूरे क्लैन को बचा सकता है। इसी के नाते सारे ही क्लैन मेंबर अपने अपने पावरफुल एल्डर्स को तैयार करते हैं, क्योंकि किसी भी कीमत पे उन्हें वो बोट ऑफ मसोलियम की इनहेरिटेंस की जरूरत थी। और इसको पाने के लिए सारे ही क्लैन अब किसी भी हद तक जा सकते थे। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लुओ फैंग को देखते हैं, जो कि उस ट्रायल चैम्बर के अंदर एंटर कर चुका था। लुओ फैंग अपनी सुवो विंग्स को एक्टिवेट करके जैसे ही आगे बढ़ता है, उसके ऊपर उस चैम्बर के अंदर मौजूद एक जाइंट सा लॉयन बीस्ट अटैक करने लगता है। जहां पे लुओ फैंग अपनी स्वॉर्ड के सहारे उस जाइंट सी बीस्ट से फाइट कर रहा था, जो कि असल में एक टाइगर था, जो कि एंशियंट टाइम से बिलोंग करता था और वो एक तरीके से इस मौसोलियम शिप का गार्डियन भी है। लुओ फैंग के साथ इसकी बहुत ही घातक फाइट होती है, मगर लुओ फैंग उस टाइगर बीस्ट के सारी ही अटैक को डॉज करने के साथ साथ उसके ऊपर काउंटर अटैक भी करता है। मगर अफसोस लुओ फैंग कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लेता, वो टाइगर बीस्ट लुओ फैंग को पीछे ढकेल देता है। मगर लुओ फैंग अपनी सुवो विंग्स की रफ्तार का इस्तेमाल करके बहुत ही तेजी से उड़ते हुए उस टाइगर बीस्ट को क्रॉस करता है और उसके ऊपर एक काफी पावरफुल लाइट डिवाइन स्लैश अटैक करके लुओ फैंग उस टाइगर बीस्ट को खुद से दूर करके फाइनली वो इस ट्रायल को कंप्लीट करके दूसरे चैम्बर के अंदर एंटर कर जाता है, जहां पे अब टोटल 4 मेंबर उस ट्रायल के अंदर मौजूद थे। तभी लुओ फैंग अपने मन में कहता है कि जब तक मेरे पास सुवो विंग्स मौजूद है कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी वहां पे एंट्री होती है एल्डर दुआन की, जो कि सभी लोगों से कहते हैं कि मेरे एंशियंट टाइम में एक बहुत ही फेमस गेम था जिसका नाम राइनो किंग गेम था और इस सेकंड ट्रायल में तुम्हें इस गेम को ही पार करना होगा। तभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग और बाकी सारे ही तीनों कल्टीवेटर उस गेम ट्रायल के अंदर एंटर कर जाते हैं और यहाँ पे लुओ फैंग अपने नेदर सी क्लोन का इस्तेमाल करके इस गेम ट्रायल को कंप्लीट करने की अब तैयारी कर रहा था। तो अब जानते हैं कि आखिर ये राइनो किंग गेम है क्या, इसे डिटेल में समझते हैं। लुओ फैंग जब एल्डर दुआन के इनहेरिटेंस के अंदर पहुंचता है तब उसके सामने एक ऐसा टेस्ट आता है जो सिर्फ पावर या फाइटिंग एबिलिटी को चेक नहीं करता है। यहाँ टेस्ट होता है एक कल्टीवेटर की कंप्रीहेंशन, यानी किसी मिस्ट्री को समझना और उसके पीछे छुपे प्रिंसिपल को डिस्कवर करने की एबिलिटी। और इसी टेस्ट का नाम है राइनो किंग गेम। नाम सुनकर लग सकता है कि ये कोई नॉर्मल गेम होगा, लेकिन असल में ये एक एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड एंशियंट सिविलाइजेशन गेम है। इस गेम को एक एंशियंट और एक्सट्रीमली पावरफुल एक्सिस्टेंस राइनो किंग ने क्रिएट किया था। राइनो किंग के मरने के बाद ये गेम उसकी सिविलाइजेशन में इतना फेमस हो गया था कि लोग इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि अपनी यानी कि कंप्रेशन एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी
यूज करने लगे थे। एल्डर दुआन के अकॉर्डिंग उनकी एंशियंट सिविलाइजेशन में छोटे बच्चों से लेकर एक्सट्रीमली पावरफुल सुप्रीम एग्जिस्टेंट तक राइनो किंग गेम को प्रैक्टिस करते थे। यानी ये कोई ऑर्डिनरी पजल नहीं था, ये एक तरह का कल्टीवेशन टूल था। अब यहाँ पे जानते हैं कि राइनो किंग गेम में क्या करना होता है। अब सबसे सिंपल लैंग्वेज में समझे आप लोग। राइनो किंग गेम में कल्टीवेटर के सामने कुछ एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड 3 डायमेंशन पैटर्न रखे जाते हैं। दूर से देखो तो ये पैटर्न बस बहुत सारी लाइंस, स्ट्रक्चर्स और ग्लोइंग फॉर्मेशन जैसे दिखते हैं, लेकिन असल में इनके अंदर बहुत डीप मिस्ट्री छुपी होती है। शुरू के कुछ पैटर्न कंप्लीट होते हैं और उन्हें देखकर कल्टीवेटर को समझना होता है कि ये स्ट्रक्चर बना कैसे है, इसके पीछे का बेसिक रूल क्या है। अगर स्ट्रक्चर का एक हिस्सा मिसिंग हो जाए तो उसे कंप्लीट कैसे किया जा सकता है। यही राइनो किंग गेम का मेन कॉन्सेप्ट है। इसीलिए सिर्फ आंसर याद करके सॉल्व नहीं किया जा सकता। अगर तुमने पहले पजल का आंसर याद कर लिया तो अगले पजल में तुम फिर अटक जाओगे। लेकिन अगर तुमने ये समझ लिया कि पहला पजल किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बना था, तो तुम उस प्रिंसिपल का यूज करके नेक्स्ट पजल को सॉल्व कर सकते हो। और इसी वजह से राइनो किंग गेम असल में मेमोरी टेस्ट नहीं, कंप्रीहेंशन टेस्ट है। एक सिंपल एग्जांपल से मैं समझाता हूँ आप सबको। मान लो एक टीचर तुम्हें 10 पजल देता है। पहले 5 पजल के आंसर भी तुम्हें दे दिया जाते हैं। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, तुम बस उन 5 आंसर को याद कर लो, लेकिन जब 6 पजल आएगा तुम फिर कंफ्यूज हो जाओगे। दूसरा ऑप्शन, तुम पहले 5 पजल को ध्यान से देखो और ये समझने की कोशिश करो कि सभी पजल के पीछे कॉमन रूल क्या है। अगर तुमने रूल समझ लिया तो 6 पजल का आंसर तुम खुद निकाल सकते हो। राइनो किंग गेम में भी एग्जैक्टली यही होता है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पजल स्कूल लेवल मैथमेटिक्स का नहीं है। यहाँ पैटर्न के अंदर यूनिवर्स के लॉ, सीक्रेट टेक्निक और प्रोफाउंड प्रिंसिपल के कॉम्प्लेक्सिटी छुपी हुई है। इसी वजह से हाइकर स्टेज पर पहुंचते पहुंचते इस गेम की मुश्किल बहुत ही बेरहमी तरीके से बढ़ जाती है। अब राइनो किंग गेम में टोटल कितने स्टेज हैं ये जानते हैं। यहाँ गेम का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। राइनो किंग गेम में टोटल 10,081 बेसिक एंड गेम पोजीशन है, लेकिन टेक्निकली अरेंजमेंट को समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। राइट साइड पर 10,080 इनकम्प्लीट पोजीशन है और जो 10,081 पोजीशन कहीं जाती है वो एक्चुअली एक नंबर गेम पोजीशन है। दूसरी तरफ पहले 123 कंप्लीट सोल्यूशन दिए गए हैं, यानी लुओ फैंग और बाकी कैंडिडेट को शुरू में पहले 123 सॉल्व पैटर्न मिलते हैं। उनका काम सिर्फ उन्हें सॉल्व करना नहीं है, क्योंकि उनकी सोल्यूशन ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। उन्हें उन 123 एग्जाम्पल को स्टडी करके राइनो किंग गेम के फंडामेंटल रूल को समझना है। और अगर वो बेसिक रूल समझ लेते हैं तब यहाँ पे असली टेस्ट स्टार्ट होता है 124th गेम से। 124th, 125, 126 और फिर से लगातार हाइगर और हाइगर लेवल आते जाएंगे। जितना नंबर बढ़ता जाता है उतनी ही डिफिकल्टी टेरिफाइंग लेवल तक बढ़ती जाती है। लेकिन यहाँ एल्डर दुआन का रूल सबसे इम्पोर्टेंट है। अब तक तुमने समझा कि राइनो किंग गेम एक कंप्रेशन टेस्ट है, लेकिन अगर एल्डर दुआन का रूल ना हो तो इस गेम की जो सीरियसनेस है समझ में नहीं आएगी। एल्डर दुआन कैंडिडेट को क्लियरली बताते हैं कि उन्हें लिमिटेड टाइम दिया जाएगा। इस टाइम के अंदर उन्हें राइनो किंग गेम को सॉल्व करते हुए एक स्पेसिफिक मिनिमम लेवल, यानी उसकी सेट की हुई बॉटम लाइन रिक्वायरमेंट तक पहुंचना होगा। सिर्फ ये कहना इनफ नहीं है कि मैं बहुत मेहनत किया हूँ, मुझे गेम समझ आ रहा है और शायद मैं थोड़ा और इम्प्रूव कर सकता हूँ। नहीं, एल्डर दुआन का रूल सिंपल और खतरनाक है। टाइम खत्म होने तक अगर तुम रिक्वायर लेवल तक नहीं पहुंच सके तो तुम सब एलिमिनेट हो जाओगे। और सबसे खतरनाक बात, इस स्टेज पर एलिमिनेशन का मतलब सिर्फ इस इनहेरिटेंस कंपटीशन से बाहर होना नहीं बल्कि मौत है। एल्डर दुआन खुद क्लियरली बताते हैं कि जो कैंडिडेट उसकी रिक्वायरमेंट बॉटम लाइन तक नहीं पहुंचता है
उसकी करंट डिवाइन बॉडी डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी। अगर किसी के पास एडिशनल क्लोन या बॉडी है तो वो सरवाइव कर सकता है, लेकिन जो कैंडिडेट रिक्वायर्ड लेवल अचीव कर लेता है वही नेक्स्ट हॉल में जाकर एक्चुअल इनहेरिटेंस के नेक्स्ट स्टेज को फेस कर सकता है। और फिर आता है 6000 का टेरिफाइंग टारगेट, एल्डर दुआन की इनहेरिटेंस में एक और एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बेंचमार्क है। अगर कोई कैंडिडेट लिमिटेड टाइम के अंदर 6000 लेवल तक पहुंच जाता है तो उसकी टैलेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माना जाता है। और एल्डर दुआन के इनहेरिटेंस के पर्सपेक्टिव से ये एक एक्सट्रीमली हाई स्टैंडर्ड है। एल्डर दुआन खुद इंडिकेट करते हैं कि 6000 लेवल तक लिमिटेड टाइम में पहुंचना प्रैक्टिकली अनइमेजिनेबल टैलेंट को रिप्रेजेंट करता है। यानी सोचो, एक तरफ काउंटलेस पावरफुल यूनिवर्स मास्टर है, उनके पास काफी खतरनाक पावर है, उनके पास काउंटलेस ईयर का कल्टीवेशन एक्सपीरियंस है, लेकिन राइनो किंग गेम के सामने उनकी पावर का कोई डायरेक्ट एडवांटेज नहीं है। यहाँ असली सवाल है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कितनी डीप है, तुम किसी अननोन मिस्ट्री को कितनी जल्दी समझ सकते हो, और क्या तुम प्रेशर के अंदर कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव कर सकते हो। इसी वजह से राइनो किंग गेम में एक एक्सट्रीमली पावरफुल फाइटर भी किसी ऑर्डिनरी जीनियस के सामने पीछे रह सकता है। और अब लुओ फैंग का असली एडवांटेज यहाँ दिखाई देता है। अब बात आती है लुओ फैंग की। लुओ फैंग के पास ऑलरेडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, लेकिन राइनो किंग गेम उसके लिए एक कंप्लीटली डिफरेंट चैलेंज है। यहाँ वो अपनी फाइटिंग पावर से किसी अपोनेंट को हरा नहीं सकता। यहाँ कोई एनिमी सामने खड़ा नहीं है, यहाँ उसका अपोनेंट खुद मिस्ट्री है। लुओ फैंग को एक के बाद एक कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, उसके स्ट्रक्चर को समझना है, उसके अंदर छुपे प्रिंसिपल को डिस्कवर करना है, और फिर उस अंडरस्टैंडिंग को यूज करके नेक्स्ट इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर को कंप्लीट करना है। शुरू के 123 पैटर्न्स उसके लिए एक तरह से टीचिंग और टेक्स्ट बुक का काम करते हैं। लुओ फैंग उन्हें स्टडी करता है। पहले उसे पैटर्न्स कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, फिर धीरे धीरे उसकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होने लगती है, उसे पैटर्न के बीच कनेक्शन दिखने लगते हैं, उसकी थिंकिंग और मल्टी डायमेंशनल होती जाती है, और एक पॉइंट पर उसे रियलाइज होता है कि मुझे इंडिविजुअल पैटर्न याद नहीं करने हैं, मुझे उनके पीछे का फंडामेंटल रूल समझना है। और यही राइनो किंग गेम का रियल सीक्रेट है। 123 के बाद असली बैटल स्टार्ट होती है। पहले 123 गेम्स के कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ मौजूद थे, इसलिए उन्हें स्टडी करके रूल समझना एक प्रिपरेशन फेस है। लेकिन 124th गेम से सिचुएशन चेंज हो जाती है। अब लुओ फैंग के सामने एक इनकम्प्लीट पैटर्न है, उसका आंसर डायरेक्टली नहीं दिया गया है। अब कोई उसे नहीं बताएगा कि मिसिंग स्ट्रक्चर क्या है, अब उसे खुद सोचना पड़ेगा। और जब लुओ फैंग पहली बार 124th गेम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, तब एक्चुअली उसकी जो कंप्रीहेंशन का रियल टेस्ट शुरू होता है। और इसी वजह से 124th गेम के सिंबॉलिक टर्निंग पॉइंट पे आके खड़े हो जाते हैं। पहला 123 रूल समझने की प्रिपरेशन, और दूसरा 124 रूल को प्रैक्टिकली अप्लाई करना जो तुमने सीखा है। ये गेम लुओ फैंग की स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाता है, अब हम ये जानते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि राइनो किंग गेम सिर्फ लुओ फैंग को टेस्ट नहीं करता है, ये उसकी कंप्रिहेंशन को ट्रेन भी करता है। जितना ज़्यादा वो गेम को स्टडी करता है, उतना ज़्यादा उसकी थिंकिंग इम्प्रूव होती है। जितना उसकी कंप्रिहेंशन इम्प्रूव होती है, उतना डिफ़िकल्ट पैटर्न वो समझ सकता है, और जितना डिफ़िकल्ट पैटर्न वो सॉल्व करता है, उतनी ही उसकी अंडरस्टैंडिंग और डीप हो जाती है। यानी एक पॉजिटिव साइकिल बन जाता है। गेम सॉल्व करो, कंप्रिहेंशन इम्प्रूव करो, हार्डर गेम सॉल्व करो और डीपर कंप्रिहेंशन गेन करो। इसी वजह से राइनो किंग गेम लुओ फैंग के लिए सिर्फ एक एग्जामिनेशन नहीं है, ये उसकी कल्टीवेशन जर्नी का एक एक्सट्रीमली पावरफुल ट्रेनिंग टूल भी बन जाता है।
अब इतनी डिटेल में मैं आपको राइनो किंग गेम के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब से जो भी फ्यूचर में एपिसोड आएंगे वो एपिसोड इससे जुड़े होंगे, इसलिए आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस गेम के बारे में सही ढंग से डिटेल में समझना। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप सबको ये सारी ही डिटेल्स समझ में आ रही होगी, जो कि मैंने बहुत कोशिश की है कि सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊं। और अब स्टोरी में वापस आते हैं। अब यहाँ पे हमें समझना होगा कि आखिर लुओ फेंग दूसरों से अलग कैसे है। बाकी कैंडिडेट भी वीक नहीं थे, उनमें से कोई यूनिवर्स मास्टर है, उनके पास काउंटलेस ईयर का एक्सपीरियंस है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि राइनो किंग गेम में सिर्फ एक्सपीरियंस काम नहीं आता है। अगर किसी कल्टीवेटर की थिंकिंग एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही जा सकती है तो हाइगर लेवल पर वो फंस जाएगा। लुओ फैंग का एडवांटेज ये है कि उसकी कंप्रिहेंशन लगातार ग्रो करती जा रही होती है। वो एक पैटर्न को सॉल्व करने के बाद रुकता नहीं है, वो उस पैटर्न से नेक्स्ट लेवल के प्रिंसिपल को निकालने की कोशिश करता है। इसी वजह से जैसे जैसे राइनो किंग गेम डिफिकल्ट होता जाता है, लुओ फैंग के लिए ये सिर्फ एक टूल बन के रह जाता है। ये उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि अगर उसने इस मेथड को और इस मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया तो हो सकता है जो उसकी विल पावर है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसकी कल्टीवेशन लेवल है और सारी ही चीज़ें बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर सकती हैं। मगर हम जानते हैं कि फ़िलहाल के लिए इस ट्रायल में लुओ फैंग के पास लिमिटेड टाइम है और इस टाइम के अंदर उसे 6000 लेवल को क्रॉस करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो इस इनहेरिटेंस को अपने हाथ से खो देगा। और इसी के साथ ये डिटेल में नॉवल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ख़त्म होती है। आशा करता हूँ कि ये एपिसोड पसंद आया होगा। कमेंट करके जाइएगा।